केंद्रीय भूजल आयोग की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि राजस्थान में 10 साल में 56% से ज़्यादा जगहों पर वाटर लेवल नीचे चला गया। जो कारण बताया गया वो थोड़ा हैरान करने वाला है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि कमाई के चक्कर में बाजरा और जौ जैसी फसलों से दूरी बनाई गई। ये वो फसलें जो वाटर रिचार्ज के लिए बेहतर मानी जाती हैं, लेकिन ज़्यादा कीमत देने वाली फसलों के चक्कर में किसान उन फसलों को लगा रहे हैं जो ज़्यादा पानी खाती हैं। आलम यह है कि फसलों के लिए 80 से 85% पानी खेतों में जा रहा है। इसके साथ ही वाटर कंजर्वेशन के लिए जितनी कोशिश होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे पैनलिस्ट, लेकिन ये मुद्दा बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 साल के अंदर ये जो रिपोर्ट अब तैयार की गई है, इस रिपोर्ट से जो आंकड़े निकल कर के आए हैं उसने बताया कि 10 साल में 56% से ज़्यादा जगहों पर वाटर लेवल नीचे गया है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एस संचेती साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के। स्वागत है सर आपका। मनोहर सिंह राठौर साहब जुड़ रहे हैं, पर्यावरण नीति एक्सपर्ट हैं। स्वागत आपका भी। अनिल सूद साहब जुड़ रहे हैं, आप पर्यावरणविद हैं। तीनों लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली शुरुआत में एस साहब से ही करना चाहूँगा। सर, जेडीए के संदर्भ में अगर देखें, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के संदर्भ में, तो एक बड़ा एरिया ये अथॉरिटी जो है कवर करती है और इसके अंतर्गत तमाम बीते सालों में तमाम जो प्लानिंग्स हुई, योजना हुई, आपका क्या कहना है, क्या मानना है कि इस वाटर कंजर्वेशन को लेकर के, ग्राउंड वाटर लेवल को का लेवल बनाए रखने को लेकर के कितनी मजबूती के साथ योजनाएं जेडीए में बनी थी? सर अनम्यूट कर लीजिएगा। जी जी बताइए। ठीक है, उनकी आवाज़ नहीं आ पा रही। हम लोग मनोहर सिंह राठौर जी का रुख करते हैं। मनोहर सर, सवाल लगभग मेरा यही रहेगा कि आपसे भी कि ये जो नीतियाँ तमाम जो बनी बीते 10 साल 15 साल के अंदर, ये वो समय है जब विकास की एक नई दिशा राजस्थान ने देखी है। तमाम टेक्नोलॉजी के साथ देश दुनिया बदली और इस बदलाव के बीच में कहीं ना कहीं जो बुनियादी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं डगमगाई थी। किस तरीके से आप देख रहे हैं रिपोर्ट जो अब भारत सरकार की तरफ से आई है, जिसमें 10 साल में बताया गया कि 56% जगह ऐसी हैं जहाँ वाटर लेवल नीचे चला गया राजस्थान में? हाँ, इसका जो वाटर यूटिलाइजेशन पैटर्न है राजस्थान में, वो डोमेस्टिक यूज मतलब घरेलू पानी में करीब लगभग 10% है, और कृषि में करीब 85% है, और 5% जो है इंडस्ट्री और बाकी चीजों में यूज करता होता, काम में आता है। तो इसमें जो अभी जैसे आज पत्रिका में भी था, लिखा है कि भाई कृषि जो है वो बहुत पानी ले रही है, तो इसमें हम पानी बचाएं तो शायद हमारी समस्या दूर हो जाए। और पानी बचाएं, कौन सा पानी, सरफेस वाटर या ग्राउंड वाटर? तो भूजल की बात हो रही है कि भूजल का अति दोहन हो रहा है, उसको कैसे बचाएं। हम्म। अब उसके बचाने के तरीके सरकार के पास में, एक तो लॉन्ग टर्म विजन जिसको कहते हैं, कोई प्लानिंग नहीं है कि हम इसको कैसे बचाएं, बल्कि वो अभी तो कितना दोहन हो सकता है ऐसा काम कर रहे हैं। कैसे? जैसे अभी पहले बैन था सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की तरफ से, नए कुएं खोदना, नए ट्यूबवेल लगाना बंद था। अब आपने जब पता है आपको कि इतना दोहन हो रहा है, फिर भी आपने उसको खोल दिया। भाई बाकी राज्य खोलें या ना खोलें, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप तो उसको बंद करो अपने यहाँ। हम्म। तो वो बंद नहीं किया, बल्कि हमने खोला और ये और कहा कि आपको बिजली के कनेक्शन भी देंगे। तो इसका मतलब आप दोहन में मदद कर रहे हैं उन काश्तकारों की। दूसरा क्षेत्र है जिसमें टेक्नोलॉजी की बात है कि साहब ड्रिप और स्प्रिंकलर से हम इसको बचा सकते हैं पानी, है ना। तो वो ड्रिप और स्प्रिंकलर में जब स्प्रिंकलर की बात आती है तो काश्तकार, पानी तो बचता है उसमें, हम्म। लेकिन काश्तकार क्या करता है, एरिया बढ़ा देता है। तो पानी का दोहन कम नहीं करता, वो उस बचे हुए पानी में और एरिया बढ़ा लेता है। तो जो रिसोर्स बचना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी होने के कारण भी हमारा दोहन बढ़ता जाता है। ड्रिप बचा सकता है, लेकिन ड्रिप सब फसलों में काम नहीं आता। उसकी एक लिमिटेशन है कि आप सब्जियों में लगा सकते हैं, कुछ चीजें हैं जो फलों के में लगा सकते हैं, बागों में लगा सकते हैं, जैसे कहा अनार की खेती में तो वहां लगा सकते हैं, हम्म। लेकिन बाकी गेहूं में नहीं लगा सकते, तो आप बाजरे में नहीं लगा सकते।
अब जहां तक बात है, तीसरा उपाय क्या है कि हम क्रॉपिंग पैटर्न बदल लें। जैसे अगर जो कम पानी वाली फसलें वो लें, जैसे खास तौर से अगर जौ की बात करें कि जौ क्यों नहीं खा रहे, जौ क्यों नहीं बो रहे लोग, तो हम्म। जौ की जो बात है वो ये है कि जब प्रिक्योरमेंट नहीं है उसका, जब अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट नहीं है, तो क्या हम्म। होता है, जब आदमी वही बोता है जिसकी उसको फसल की पैसे मिल जाए, एमएसपी में वो बेच के और ले सकता है। जब एमएसपी नहीं है इसकी, एमएसपी खरीदे कौन, एमएसपी तो है लेकिन खरीदता कोई नहीं। इसी तरह बाजरे की है, तो अगर बाजरा कोई बोत रहा है हम्म। और वो खाया जा सकता है, तो लेकिन हमारा जो खाने का पैटर्न ही बदल गया। लोग मोटा अनाज खाना ही नहीं चाहते, चाहे बीमार हो जाएं दूसरा का अनाज खा के। तो हम्म। ये जो पैटर्न बदलना पड़ेगा, ये तो पॉलिसी मिलाना, आप बहुत बाजरा इम्पोर्टेंट, बहुत कंट्रोल कर। इम्पोर्टेंट विषय आपने अपने पॉइंटर्स के रूप में रखे मनोहर सिंह साहब। एसएसडी आपकी आवाज़ अब आ पा रही है। मैं आपसे पूछ रहा था कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तौर पर आपकी जानकारी है तमाम कि किन योजनाओं पर और इस तरह की जो बदलाव बीते कुछ सालों में हुए उसमें डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ ने किस तरीके से ग्राउंड वाटर के लेवल को बनाए रखने के लिए क्या मजबूत योजनाएं बनाई। देखिए, जयपुर मास्टर प्लान जो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक मास्टर प्लान बनाया जो 2025 के लिए बनाया है, और इसका एरिया अगर आप देखें तो करीबन 3000 स्क्वायर किलोमीटर का करीबन जो है ये कवर करता है। इसमें 725 रूरल विलेजेस भी आते हैं और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी आता है। इतने बड़े एरिया की जो पॉपुलेशन आज जो है वो करीबन 60 लाख की पॉपुलेशन है। एक्सपेक्टेड है 2025 या 30 तक है करीबन 75-80 लाख के करीबन हो जाएगी। अब रही बात है कि यहाँ की जो फिजियोग्राफी है उसमें पहाड़ी इलाका भी है और लेवल्ड एरिया भी है जहाँ से पानी आता है, और द्रव्यवती एक नदी है जो जयपुर को जो है वो दो भागों में बांटती है। बिल्कुल मध्य के बीच में से वो निकलती है और पहाड़ों से उसमें पानी आता है। हम्म। अब रही वाटर रिचार्जिंग की बात है तो जयपुर में करीबन 25% के आसपास बिशनपुर से सप्लाई है पानी की। बाकी पानी में आप ये देखो कि सारी बोरिंग से पानी है, अंडरग्राउंड है या वेल से जो है वो सिंचाई होती है। तो उसकी वजह से जो है अंडरग्राउंड वाटर पिछले करीबन आप समझ लें 10 से 15 सालों में काफी ग्राउंड लेवल नीचे चला गया। उसकी वजह से जो है जयपुर के आसपास की हरियाली जो है, जो पेड़ सस्टेन कर सकते हैं अंडरग्राउंड वाटर की वजह से, वो भी कम हुए हैं। दूसरा ये कि जो पॉपुलेशन विलेज से आपका जो माइग्रेट करी है हम्म। जयपुर में, उसका एक इतना बड़ा प्रेशर है कि जिसकी वजह से उतनी सप्लाई जो है सरकार के स्तर से या वाटर वर्क्स की तरफ से कर नहीं पाए हैं। तो ले दे के आपका अंडरग्राउंड वाटर ही इसका जो है वो है। और इतने बड़े एरिया में आप ये देखें कि करीबन 20% जो कि पुराना शहर है, ओल्ड सिटी एरिया और पुराना शहर, वहाँ तो आज भी सुनिश्चित है वाटर सप्लाई। हम्म। हालांकि कमी है पर फिर भी वहाँ सुनिश्चित है, परंतु आउटर एरिया में आज बहुत पानी की बहुत कमी है। लोग टैंकर से पानी की सप्लाई करते हैं। अच्छा, हम्म। टैंकर का पानी भी कहाँ से आ रहा है? सारा अंडरग्राउंड पानी आ रहा है। तो कुल मिला के जो है वो आपके अंडरग्राउंड वाटर पे ही पूरा प्रेशर है। उसकी वजह से जो पर्यावरण है जयपुर का, एक किसी जमाने में आप ये देखें कि बहुत बड़ा एरिया जो है जयपुर के आसपास का है, वो पर्यावरण की दृष्टि से जो बहुत ही मतलब अच्छा फॉरेस्ट था। और करीबन आप ये देखें कि 400 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को हमने जो है उसको एनवायरनमेंट की दृष्टि से उसको मास्टर प्लान में सुनिश्चित किया कि ये एरिया तो कम से कम बचना चाहिए। परंतु तो आज उसमें भी देखें कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन जो है उस एरिया में जाके कंस्ट्रक्शन होना ही नहीं चाहिए, बैन होना चाहिए। हम्म। जैसे बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया है उनमें भी कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं। बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जो कि नदी, नाले, तालाब के किनारे हमने रखा है कि भाई वो एक बेल्ट ऐसी है जिसको कि पेड़ों के रूप में विकसित की जा सकती है और वाटर रिचार्जिंग के लिए बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। वो भी नहीं हुआ। आप देखो नदी, नाले, तालाब के किनारे भी बहुत बड़े एनक्रोचमेंट्स हो गए। एनक्रोचमेंट की वजह से जो है वाटर रिचार्जिंग जो होता है हम्म। उसमें भी बहुत कमी आई है। तो जयपुर की जो स्थिति है वो अभी बहुत अच्छी नहीं है, और पानी की सप्लाई के लिए अभी कोई दूसरा जब तक सोर्स नहीं होता है, हम्म। पानी की बात कर सकते हैं पर जब तक वाटर का सोर्स अवेलेबल नहीं है। हमारे यहाँ जो भी है जयपुर में वो है बीसलपुर योजना, हम्म। जो कि वो भी बहुत काफी पुरानी है। या तो बहुत अच्छी वर्षा हो जाए
तो बीसलपुर भी सक्सेस हो जाएगा। अगर तो पानी इस की बार तो कमी अच्छी होगी, वर्षा जैसे हुई थी राजस्थान सर, में, उसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला होगा ग्राउंड वाटर पे? अच्छी वर्षा के टाइम तो नेचुरल, क्योंकि यहाँ के सोइल कंडीशंस है ना जयपुर की, वो बहुत अच्छी, वाटर रिचार्ज बहुत फास्ट होता है। परंतु जिस स्पीड से वाटर रिचार्ज होता है उसी स्पीड से आप देखो पानी को निकाल लिया जाता है। जैसे पर्यावरणविद अभी बता रहे थे कि आपका कृषि भूमि, आज भी आप देखें कि जयपुर के करीबन जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के एरिया में करीबन 20 से 30% खेती होती है आज भी। उस खेती में भी आप देखो पानी है, सब्जियां होती है, सब्जियों में भी ठीक पानी कह रहे हैं, चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप। तो ये एक जैसा बताया कि कृषि भूमि में जो है मैक्सिमम वाटर जाता है। दूसरा ये है कि वाटर रिचार्ज इसलिए नहीं होता है कि इसकी कोई योजना नहीं बनी। हमारे यहाँ जो भी है आपका सीवरेज है, ड्रेनेज सिस्टम है जयपुर का, एक द्रव्यवती नदी पे डिपेंड है। और द्रव्यवती नदी को, हालांकि एक बहुत बड़ी प्लानिंग द्रव्यवती नदी की बनाई है ड्रेनेज सिस्टम की, परंतु वो अभी भी कंप्लीट मेरे ख्याल से लगभग नहीं हो पाई है। वाटर रिचार्जिंग का सिस्टम अभी हो नहीं पाया। तो जयपुर में बहुत बड़ा एक ऐसा एरिया जो कि अपना डार्क जोन में भी है। आप ये देखिए कि उसमें अंडरग्राउंड वाटर भी अवेलेबल नहीं तो नहीं है। ये वो चीजें बहुत सर क्यों ऐसा क्यों एरिया इतनी है। प्रायोरिटी पर लेकर के इनको क्यों नहीं किया गया? क्या कुछ कमी रह गई? आगे की चीज डिमांड है, इस पर मैं आपसे जरूर बात करूंगा। इसमें अनिल ये सूद है सर, कि देखो मैं जहाँ लौटूंगा सर, मैं एक और लौटूंगा आपके प्लानिंग पास। बन, ऐसे साहब मैं लौटूंगा आपके पास, अनिल सूद जी के पास चलते हैं। अनिल जी, मनोहर जी कह रहे थे एक बात कि भाई हम जो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में जिस तरह मैंने भी जिक्र किया शुरुआत में कि बड़े जो पॉइंट्स दिए गए, उसमें जो कारण बताया गया, उसमें बताया गया कि भाई बाजरा और जौ जैसी फसलें या ऐसी अन्य फसलें जो कि पानी के वापस से उसको साइकिल बनाए रखने में मदद करती हैं, वो तो हट गई। ऐसी फसलें आ गई जिससे पैसा अच्छा आ सकता है। लेकिन मनोहर जी ने एक बात ये कही कि भाई जौ आदमी लगाएगा तो फिर वो क्यों लगाए, उसका कोई एमएसपी आपने तय नहीं किया, बाकी चीज़ें उस तरीके से तय नहीं है, उतना फ़ायदा उसको है नहीं, तो फिर मार्केट और जो फार्म है इसका एक कनेक्टिविटी तो बनानी पड़ेगी ना, तभी तो पर्यावरण के लिए जो तमाम स्टेप्स उठाने की बात हो रही है वो तभी तो सक्सेसफुली उठ पाएंगे जब फार्मर और बिल्कुल मार्केट का कनेक्ट बनेगा। बिल्कुल राहुल जी, मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ और राठौर जी से भी कुछ हद तक सहमत हूँ कि जब तक आप किसान को रेमुनरेटिव प्राइस नहीं देंगे, किसान जो है वो अपनी चॉइस की फसल उगाएगा ही उगाएगा। ये नेचुरल है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है और उसमें सबसे चिंताजनक बात क्या नजर आई, कृषि को का तो ध्यान सबका कृषि के ऊपर चला गया क्योंकि बड़े सॉफ्ट टारगेट है। 13 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं राजस्थान में जहां जहां टूरिज्म का इन्फ्लक्स पड़ा है, वहां वहां ओवर एक्सप्लॉयटेशन है वाटर की। जैसे कि अलवर देख लो, अजमेर देख लो, दौसा देख लो, जयपुर देख लो, जालौर देख लो, झुंझुनू ले लो, जोधपुर ले लो, नागौर ले लो, सवाई माधोपुर ले लो, सीकर ले लो, उदयपुर ले लो। इन सब जगह पे पानी की सिचुएशन ऐसी है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। अभी हाल ही में आप देख रहे हैं कि कितनी बाढ़ आ रही है। तो ये जो बाढ़ है ये साबित करती है कि हमारी अर्बन प्लानिंग नाम की चिड़िया हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हमने ये सीखा ही नहीं सिंगापुर से कि जितनी बारिश हो रही है उसको हम स्टॉर्म वाटर ड्रेन के थ्रू हार्वेस्ट कर लें। नतीजन आप हर जगह बाढ़, आज की डेट में बाढ़ है और वो पानी सारा बर्बाद जा रहा है बजाय कि वो रिचार्ज किया जा सके। तो कागजों पे तो हमारे मास्टर प्लान बनते हैं, वो सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही सीमित है। अगर रिपोर्ट के लास्ट पेज जो पेजेस अगर आप देखेंगे, आपको सिटी वाइज, एरिया वाइज, विलेज वाइज जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन की सिचुएशन बताई हुई है, जिसमें मैक्सिमम जो है वो एरियाज हैं जहां पे टूरिज्म का इन्फ्लक्स बड़ा है, जहां टूरिज्म इतना ज्यादा बड़ा है। जयपुर में टूरिज्म, जयपुर टूरिस्ट हब है, उदयपुर टूरिस्ट हब है, सवाई माधोपुर टूरिस्ट हब है, बाड़मेर टूरिस्ट हब है, फिर आपका सीकर टूरिस्ट हब है। तो जहां जहां टूरिस्ट हब है, हमने क्यों, सवाई माधोपुर में बाढ़ आई है, सब हर सिटी में आपकी बार बाढ़ आई है। तो क्या हमें ये पिछले 4 साल में पता नहीं था कि रेन पैटर्न बदलने वाला है? एल नीनो जब आया तभी क्लियर हो गया था कि ये रेन पैटर्न चेंज होने वाला और आने वाले समय में जो आगे टाइम आएगा उसमें अनप्रडिक्टेबल बहुत ज्यादा बारिश होगी। तो क्या हम तैयार नहीं हो सकते थे?
हमने कभी सोचा ही नहीं कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को हम अपने रिस्टोर करें। वाटर टेबल गांव में मैं जाता हूं, राजस्थान के कुछ गांव में मैं जाता हूं जहां मैंने प्लांटेशन भी शुरू करी है। लोगों ने अपने अपने खेतों में तालाब बना रखे हैं जिसमें वो पानी संचय करते हैं, उसमें ड्रिप इरिगेशन लगा रखी है। तो क्या सरकार नहीं ये सोच सकती? सरकार का काम नहीं है सोचना? नहीं, इसमें सर, इसमें फिर एक बात निकल के यही आती है कि उतना गंभीरता के साथ इस पूरे विषय को लिया ही नहीं गया किसी भी सरकार में, किसी भी। बिल्कुल नहीं, कोई संजीदगी नहीं है। ये सब कागजी, सब जितने प्लान है ये सब पेपर प्लान है, सब पेपर टाइगर बैठे हैं प्लानर। अर्बन डेवलपमेंट में अर्बन प्लानिंग नाम की चिड़िया नहीं है। मनोहर जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे, मनोहर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात इस पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने कहा अर्बन प्लानिंग की बात है, अभी जैसे जयपुर स्मार्ट सिटी है और उसके तहत मिनिस्ट्री ने ये कर रखा है कि शैलो वाटर एक्वाफर रिचार्जिंग का एक दे रखा है प्रोग्राम। जेटीए ने ऑलरेडी 300 स्ट्रक्चर बनाए थे सड़क पे जो पानी इकट्ठा होता है उसको अंदर डालने के लिए, लेकिन वो सब डिफंक्ट है मोस्ट ऑफ देम। वो आपने एक दिन बनाया और छोड़ दिया, उसमें कचरा जमा है, उसके बाद हम देखते नहीं। और जब जब पानी भरता है तो हम गटर का पानी वो जो पाइपलाइन है वो और खोल देते हैं, तो वो अगर रिचार्ज करोगे तो बीमारियां फैलेगी, तो हम कंटेमिनेट और करेंगे हमारे ग्राउंड वाटर को। तो इसलिए ये तो जब तक आप अपना ड्रेनेज सिस्टम नहीं देखेंगे, जो वाटर बॉडीज थी जो जयपुर शहर के अंदर रिचार्ज करती थी, उन सब पे तो आपने कॉलोनी बसा दी। और उनके मतलब आपको ये भी नहीं पता है कि भाई हमारे कुछ एरिया जैसे पार्क में कहाँ बनाऊं जहाँ रिचार्ज की स्कोप हो, जो आप कह रहे स्टॉर्म वाटर आ सके वहां इकट्ठा हो, तो वहां पार्क बनाओ ना आप, तो रिचार्ज भी हो जाएगा, पार्क भी डेवलप हो जाएगा, शहर का पर्यावरण ठीक रहेगा। तो प्लानिंग में आप ये कह रहे हैं कि सिटी की प्लानिंग बनाइए, प्लानिंग में कोई हाइड्रोलॉजिस्ट होता ही नहीं है। आप ताजुब करोगे कि उनको कंसल्ट ही नहीं किया जाता है। टाउन प्लानर ये जो कमेटी है बैठी है उसके अंदर बेचारे कोई हाइड्रोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट को तो तो पूछते कौन ही बनाता है सर मनोहर जी, फिर कौन कौन इसमें शामिल रहता है इस कमेटी में? ये तो आजकल क्या है कि सब जमाना कॉन्ट्रैक्ट का है। नहीं तो ये इसका जवाब मुझे लगता है एसएस साहब बेहतर दे पाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे दूं मैं राजस्थान का क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान, पहले पहले टिहरी ने बनाया, फिर इस बार आईआईटी बॉम्बे को दे दिया, जिसको कोई पता ही नहीं है कि राजस्थान में कहाँ पर क्या है। और वो रिपोर्ट बचकानी रिपोर्ट सामने आ जाती है, फिर लोग कहते हैं कि साहब हमने तो बना दिया ये प्लान, ये चलता नहीं। तो आप जब तक टेंडर से कराना काम शुरू करेंगे ना, तो होता नहीं। आप एक परमानेंट एक बॉडी होनी चाहिए जो हर शहर की, मैंने तो आज के 20 साल पहले ये कहा था कि शहर बसे उससे पहले आप ड्रेनेज लाइन दे दो अपनी, और सॉलिड और लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल का जगह बना दो, उसके बाद कॉलोनाइज करते रहो कहीं भी। तो आपकी ये समस्याएं नहीं आएगी। कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। यही सर, यही देखिए, यही बड़ा बड़ा स्थिति ये है कि जो आपने आखिरी में बात कही ना, ये हम लोग सुनते हैं और बड़ा लगता है। अनिल जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं चाह रहा हूं आप, मैं जानता हूं आप रिएक्शन देना चाहते हैं इस बात पे, क्योंकि आप सहमति भी रखते हैं तमाम बातों से इनसे, कि कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। तो अनिल साहब, ये जो बात है मनोहर जी की, कोई सुनने को ही तैयार नहीं है, ये स्थिति अब से नहीं है, ये तो बहुत दिनों से चल रही है। अर्बन प्लानिंग का जो जिक्र आपने किया उसका फिर वो पूरा खाका फिर बता दिया मनोहर साहब ने कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व, जो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति है उसका ही इसमें जो है एग्जिस्टेंस इस कमेटी में रहता ही नहीं है। सर, मैं राठौर साहब से बिल्कुल सहमत हूं। आज की डेट में कोई भी अर्बन प्लानिंग बॉडी देख लो, उसके ऊपर एक आईएएस बैठा हुआ है। आईएएस को क्या पता, वो तो 3 साल एक पोस्टिंग पे, 3 साल दूसरी पोस्टिंग में, फिर तीसरे साल कहीं और चला जाएगा। वो तो अपना कागजी प्लान बना के चल दिया। मैं पिछले लगभग 40 साल से दिल्ली के मास्टर प्लान के ऊपर कमेंट कर रहा हूं। 40 साल हो गए मेरे को कमेंट करते हुए, और दिल्ली का जिन चीजों पे मैं कमेंट करता हूं वो सड़कों पे आज भी नजर आ रही है। मैंने 2006 में 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज का ड्रेनेज सिस्टम स्टडी किया था, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता और बॉम्बे। इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के पास एज बिल्ट ड्राइंग नहीं है अपने ड्रेनेज सिस्टम की। जयपुर में अगर आप देखो कितना कंक्रीटाइजेशन हुआ है 1994 से लेके आज तक, आप ग्रीन देखने को तरस जाते हो। जहां जहां सड़क के राउंड अबाउट बने हैं जिनको आप यूज कर सकते थे वाटर टेबल रिचार्ज के लिए, वो भी आपने कंक्रीटाइज कर दिए, वहां भी पत्थर लगा दिया।
तो मतलब पत्थर से इतना प्यार है, और बाग और जो पौधे हैं और जंगल से इतनी नफरत करते हैं ये प्लानर, उनको ये नजर ही नहीं आने चाहिए। तो कुल मिला के जब तक आप ठीक है, इस पर एक रिएक्शन ideas ऐसे को साहब से हटा ले के, लेते हैं सर, इस पर एक रिएक्शन ऐसे साहब से लेते हैं। ऐसे संचेती जी भी हमारे साथ हैं, पूर्व डायरेक्टर आप रहे हैं जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के। सर, अर्बन प्लानिंग जो होती है, कमिटीज जो बनती हैं, उस पर अगर आपने पूरी बातचीत सुनी है, ये देखिए, ये इन दोनों ही लोग की बातों में एक कहीं ना कहीं आपको एक दर्द भी दिखाई देगा, क्योंकि दोनों ही लोगों ने पर्यावरण को लेकर के संघर्ष अपने अपने स्थानों पर किया है, लेकिन उसके उस रूप में परिणाम जो एक्सपेक्टेड है वो दिखाई नहीं देता। वो तब दिखाई देगा जब कमेटीज का और एडमिनिस्ट्रेशन का भी उसमें उतना ही अब एक रोल रहेगा, उतना ही जज्बा रहेगा, जैसे हमारे बाकी दोनों पैनलिस्ट का दिखाई दे रहा है इस विषय को लेकर के। सर, कहाँ कमी रह जाती है? आपका तो लंबा अनुभव रहा है एस साहब। देखिए, जो मनोहर सिंह ने, जो सूद साहब ने कहा है, वो दैट इज ए एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम। एज फार एज प्लानिंग इज कंसर्न, तो प्लानिंग में जो प्लान्स बनते हैं उसमें करीबन करीबन अगर आप इसकी रिपोर्ट देखें तो सभी डिपार्टमेंट को कंसल्ट किया जाता है। सभी डिपार्टमेंट को कंसल्ट करके उसी अनुसार जो है प्रपोजल दिए जाते हैं। और ये सही करें कि ये पेपर प्लानिंग है, पेपर में ही प्लान तो पेपर में ही बनता है एक बार तो पेपर प्लान में ये होता है कि भाई आपके करीबन करीबन सारे के सारे जो भी है आपके सब्जेक्ट्स है उसको टच किया जाता है। अब रही बात है कि एग्जीक्यूट उसको करना, 20 वर्ष के लिए प्लान बना है, 20 वर्ष में अगर आप उस प्लान को खोल के नहीं देखते हो, या उस प्लान में क्या प्रायोरिटी है, या उस प्लान को अब किस तरह से एग्जीक्यूट करना, उसके लिए कितना बजटरी प्रोविजंस चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूट ऐसे नहीं होता, उसके लिए बजट प्रोविजन भी चाहिए, चाहे राजस्थान गवर्नमेंट से हो, चाहे आपका जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से हो, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हो। ये सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो प्लानिंग से ज्यादा एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है। अब एग्जीक्यूशन में जो एजेंसीज इन्वॉल्व है, जो टेक्निकल एजेंसीज है, नेचुरली उनको जो है उनको कंसल्ट करना चाहिए एग्जीक्यूट करते हुए। अब जयपुर का जो भी अपने मास्टर प्लान में प्रपोजल दे रखा है कि यहाँ का एक इंटीग्रेटेड ड्रेनेज डेवलपमेंट प्लान, एग्जीक्यूटिव प्लान इसका जो है पूरे इसका शहर का जो है 3-4 स्क्वायर किलोमीटर का बनना चाहिए, परंतु मेरे ख्याल से आज तक जो है वो एग्जीक्यूटिव ड्रेनेज, और जब तक ड्रेनेज प्लान नहीं बनता है तो पीस मील में जो भी काम होते हैं टुकड़ों टुकड़ों में, जैसे आज ड्रॉट हो गया तो उसकी प्रॉब्लम सोल्व होगी, आज फ्लड आ गया तो उसकी प्रॉब्लम सोल्व होगी, पर इंटीग्रेटेड वे में 25 साल 30 साल 50 साल के लिए तो 50 साल का प्लान ड्रेनेज प्लान बनना चाहिए, जिसमें कि ये होना चाहिए कि बिल्कुल 1 इंच पानी भी आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए, और जो पानी है न तो फ्लड आवे न ड्रॉट आवे। अभी मैं पिछले 2 महीने से लंदन में था, मनोहर सिंह जी वगैरह सही कह रहे हैं कि जो उनकी प्लानिंग है, प्लानिंग इज रिलेटेड विद द एग्जीक्यूशन, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन। आप ये देखिए वहां रोज बरसात होती है, 1 इंच पानी आपका वेस्ट नहीं होता, सारा का सारा पानी रिचार्ज होके, और आप ये देखिए उसका पूरा का पूरा कंजप्शन किया जाता है, प्रॉपर वे में किया जाता है। आपको सड़क पे कहीं पानी मिलेगा नहीं, कहीं पानी का आपका वेस्टेज मिलेगा नहीं, और जो स्कीम बनती है वहाँ की, जो कि ड्रेनेज प्लान बनता है, वो फुल प्रूफ होता है। आप बिल्कुल एग्जैक्टली देखे वहाँ इस तरह की प्रॉब्लम आती ही नहीं है। यहाँ हमारे ये कि जैसे एनक्रोचमेंट की प्रॉब्लम है, आपकी जो रूरल एरिया से आते हैं वो उनके एनक्रोचमेंट की प्रॉब्लम रहती है, रहने की उनकी प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए नो मैंस लैंड कौन सा है? नदी, नाले, तालाब बिल्कुल, और सड़क के किनारे जो भी आपकी प्रपोज होती है उसमें वो आके बस जाते हैं, बसने के बाद उनको हटाया जाना मुश्किल होता है। तो ये सारे कारण आपकी जो रिचार्ज के हैं वो आपको देखो, मास्टर प्लान में हमने करीबन 800 स्क्वायर किलोमीटर का जो है एनवायरमेंटली जो सस्टेनेबल एरिया है वो मास्टर प्लान में प्रपोज किया। जितनी पहाड़ियां हैं, जितने तालाब है, जितनी नदियां हैं, जितने लिंक्स है, जितने नाले हैं, उन सबको मास्टर प्लान में प्रपोजल दिया हुआ है कि इनका कंजर्वेशन, इनका प्रॉपर प्लान बन के इनको एग्जीक्यूट करना चाहिए। जयपुर की नाहरगढ़ बहुत बड़ा एरिया जो है वो हमारे करीबन 20-25% एरिया जो भी है फॉरेस्ट के पास है, वो उनको जो है वो भी उसको कंजर्व करते हैं। तो जब तक आपका कंजर्वेशन वाला जो है वाटर कंजर्वेशन, हमने मास्टर प्लान के अलावा
बाइलॉज में हमने जो है रूफ टॉप ठीक है, हार्वेस्टिंग का बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल रखा 300 बिल्कुल ऐसे साहब। ये- और बस अब मैं एक मिनट मैं लेना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जिस सॉल्यूशन की ओर अब हम लोग बढ़ रहे हैं इस चर्चा में, एक कंक्लूजन की ओर, एक राय जो है मनोज सिंह राठौर साहब से भी ले लेते हैं और अनिल सूद जी से भी जान लेते हैं कि अब जब बीते 10 साल की इस रिपोर्ट में पाया गया कि 56% जगहों पर ग्राउंड वाटर लेवल कम हुआ है, आने वाले 10 साल में क्या कुछ अपना लेना चाहिए? नई सरकार भी बनी है राजस्थान में, जिससे ये चीज़ें थोड़ी बेहतर हो सके। अनिल सूद साहब को 30 सेकंड दे रहा हूँ सर, ज़्यादा समय आज से थोड़ा सा कम रहेगा। 30 सेकंड आप दोनों लोग के लिए, और आप बता पाएंगे। सबसे पहले तो ऐसे ये है करना कि हमें चाहिए कि जो नए जो ट्यूबवेल्स खोदना बंद करना चाहिए, और उसके बंद ऐसे नहीं होगा, जो प्राइवेट रिग्स है ना उनको बैन कर दो। खाली तो सर इस गवर्नमेंट पे पीने समरसेबिल के तो पहले पानी से के ही सर लिए मना तो कर रखा है, लेकिन फिर वही वाली बात जो शुरुआत में हुई थी कि भाई लोग फिर उसको करवा लेते हैं, वो चलती रहती है। फिर वैसे तो कई जगह बैन नहीं ही कर नहीं रखा है। नहीं, जो ये प्रैक्टिकल ये है कि आप पीने के पानी के लिए पीएचईडी के पास में ड्रिल्स हैं वो करके दें। बाकी जो प्राइवेट है वो सब बंद कर दिए जाएं। ये तो अगर वोट बैंक चलता रहेगा तो आप समझते हो समाधान निकलेगा? कभी नहीं निकल सकता है। अगर आप खाली ये खुश करके वो चाहते हैं, लेकिन उनको शायद ये समझ नहीं आ रहा कि अगर पानी नहीं होगा ना तो लोग उनको खा जाएंगे। ऐसी स्थिति आ जाएगी, घर घर में, हर गांव में आज एजिटेशन होंगे। इसलिए ये पानी का मसला कोई आसान मसला नहीं है। इसको दूरदर्शिता से देखना चाहिए, लंबी प्लानिंग करनी चाहिए कि पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं होगा, खेती तो दूर गई अभी। और अनफॉर्चुनेटली ये है कि ट्यूबवेल है तो अब आप कहीं, कुआं होता था तो बाल्टी से पानी निकाल तो लेते थे, हम्म अब ट्यूबवेल में तो आप कहीं पानी नहीं निकाल सकते। कहाँ से निकालोगे जब उसमें है ही नहीं? तो आप वो उस टाइम कुआं थोड़ी खोदोगे, कहाँ जाओगे आप? अल्टरनेटिव सोर्स आपके पास है नहीं। तो जो इसका उत्तर तो सिर्फ एक ही है कि अगर पीने की पानी की सिक्योरिटी चाहिए तो जितनी भी आपकी कैनाल्स हैं, डैम्स हैं, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल है, उसको इरिगेशन कैनाल की बजाय ड्रिंकिंग वाटर कैनाल बनानी ही पड़ेगी। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसी तरह चंबल को है, आपको डाइवर्ट करके और ड्रिंकिंग वाटर कैनाल बनानी ही पड़ेगी। तो ये इसका रास्ता, इसके अलावा बाकी तो कोई मन मानेगा नहीं और ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब कैनाल्स को आप कह रहे हैं इरिगेशन उसका मेजर पर्पस तो रहता ही है उस पानी का उपयोग, लेकिन उसको ड्रिंकिंग वाटर अब के हो तौर रहा पर है भी ना, देखना जैसे पड़ेगा। कुचामन तक आप पानी लाए हो ना इंदिरा गांधी कैनाल का, हाँ कुचामन तक पानी लेके आए हो ना। हाँ क्यों लाए? क्योंकि और कोई सोर्स ही नहीं है। हाँ। ठीक तो ठीक। इसी तरह अनिल सूद साहब का रुख कर लेते हैं। अनिल सर। सर जी। सबसे जरूरी काम है इनको स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन रेस्टोर करके वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बना के जो बने हैं उनको साफ करके उनमें पानी स्टोर किया जाए। सबसे जरूरी बात यह है कि जब तक आप वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करोगे और 151% पानी ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते रहोगे तो अल्टीमेटली वी आर हेडिंग फॉर अ डिजास्टर। तो प्लानिंग तो अब एक अलग चीज रही, एग्जीक्यूशन भी प्लानर की जिम्मेवारी होती है। मेरे को एक बड़ा अच्छा जोक याद आ गया, बहुत पुराना। एक आदमी तोता लेके ट्रेन में जा रहा था, तो ट्रेन से तोता उड़ गया। कहता तुम जहां मर्जी चले जाओ यार, टिकट तो मेरे पास है। तो प्लान्स का हमारे ये हाल है, अगर प्लानर एग्जीक्यूशन नहीं देखेगा तो उस प्लान का क्या फायदा। तो जब तक आपको प्लानिंग प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं होती, स्ट्रॉन्ग वाटर हार्वेस्ट नहीं करते, ये सिचुएशन एग्रावेट होती जाएगी और आने वाले कुछ सालों में रेन पैटर्न और खतरनाक होगा। जो पिछले साल 4 साल के बाद अब नजर आ रहा है, आने वाले टाइम में इतना खतरनाक होगा, इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर ध्यान करना पड़ेगा। जी। आपको वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बनाने पड़ेंगे, आपको कंक्रीटाइजेशन खत्म करना पड़ेगा। जहां जहां आपके टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहां पे आपको वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर जोर देना पड़ेगा। एस संचेती साहब, दोनों हमारे पैनलिस्ट की बात आपने सुनी। क्या इनमें से कोई ऐसा भी कोई विषय आपके ध्यान में आ रहा है कि जो आपको लग रहा है कि हाइपोथेटिकल है, ये तो संभव ही नहीं है, या फिर सब चीज़ें जो बताई गई वो संभव हैं, एग्जीक्यूट की जा सकती हैं अगर सही प्लानिंग हो, सही एग्जीक्यूशन हो? नहीं, ऐसा ऐसा कोई हाइपोथेटिकल कुछ भी नहीं होता है। अगर आप मास्टर प्लान, ऐसा है कि इसकी स्टेजेज होती है, वन इज प्लानिंग, दूसरा एग्जीक्यूशन, तीसरा उसका बजटिंग। तो जब तक आपको पहला पहला जो है आपका प्लानिंग है, प्लानिंग में जैसे सूद साहब कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन एडमिनिस्ट्रेटर से और टेक्निकल लोगों से जब तक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा या उसको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा प्रॉपर, तब तक आप ये देखें कि ये जो प्लान है
वो पेपर प्लान ही रह जाएंगे, उसको एग्जीक्यूशन। दूसरा ये कि प्रायोरिटी क्या है आपकी, आपके प्लान्स तो खूब होते हैं, उस प्रपोजल्स में आपकी उस शहर के लिए पर्टिकुलर में से जयपुर की बात करें तो जयपुर के लिए आपकी जो है क्या प्रायोरिटी क्या है उसकी। तो प्रायोरिटी में आप ये देखें कि जैसे उस नदी को इन्होंने बांधा है, एग्जीक्यूट किया, 47 किलोमीटर लंबाई में आपकी जो है ये नदी है, द्रव्यवती नदी जयपुर की है, इसको पूरे को बांधा गया है। आई डोंट नो कि इसका आगे क्या हश्र रहेगा, परंतु फिर भी आप ये देखिए कि अभी जो जितनी हेवी रेंज हुई है उसमें डैमेज नहीं हुआ। आप ये देखिए कि आसपास के, पर वो एनक्रोचमेंट हो गया। आप ये देखिए कि पूरी नदी के किनारे है, 47 किलोमीटर नदी है, उसके किनारे किनारे पे एग्जीक्यूट हो गया। तो सबसे बढ़िया ये कि एग्जीक्यूशन में प्रॉपरली आपके रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, बाईलॉज जो भी बने हैं उनको भी रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। आज 300 मीटर से ऊपर में रेन वाटर, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का आपको पेनलाइज किया हुआ, आपकी सजा का प्रावधान है, परंतु आप ये देखिए 10% भी लोग जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम नहीं करते हैं। दूसरे ये कि जयपुर का जो है आपका जो स्ट्रेटा है वो बहुत अच्छा है। जितने आपके पार्क हैं, जितने भी पार्क है, जैसे उन्होंने कहा मनोज सिंह कि जितने पार्क है उसमें वाटर रिचार्जिंग सिस्टम, सारा पानी जो भी आपका आता है उसको सारा कलेक्ट करके प्रॉपरली और उस ठीक है, शुक्रिया एसएस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल सूद सी आपका भी शुक्रिया, मनोज सिंह राठौर साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया। तीनों ही लोगों का इस अहम विषय पर अपनी राय रखने के लिए चर्चा की और मुझे लगता है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये चर्चा थी। इसमें पूर्व डायरेक्टर जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के भी हमारे साथ बैठे थे, जिन्होंने ये भी बताया कि तमाम दोनों पैनलिस्टों ने हमारे जो ऑप्शंस दिए हैं, जो बातें बताई हैं आगामी दिनों को बेहतर बनाने के लिए, वो एग्जीक्यूट की जा सकती हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। थोड़ी सी सजगता चाहिए, थोड़ी सी गंभीरता चाहिए और सरकार और प्रशासन को विल पावर चाहिए। अभी इतना ही, नमस्कार।